गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है खेती से खुशहाली। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने जानकारी प्राप्त की थी खेती के बारे में, खेती से जुड़े हुए कार्यों के बारे में, खेती का कार्य करने के लिए किन किन औजारों, उपकरणों, मशीनों का उपयोग किया जाता है, उन सभी के बारे में हमने पिछले भागों में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था खाद और कीटनाशक का प्रयोग क्यों किया जाता है, इनके प्रयोग के समय हमें कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि कैसे हम जैविक खाद को बना सकते हैं, और बच्चों हमने यह भी सीखा कि कैसे अनाज का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि फसल के उत्पादन में कमी किन किन कारणों से होती है, यानी वो कौन कौन से कारण होंगे जिनके कारण फसल के उत्पादन में कमी आ सकती है, और इस होने वाली जो कमी है इसका किसान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो व्यक्ति खेती करता है, अगर उसकी फसल उचित प्रकार से उसे प्राप्त नहीं होती, उत्पादन अच्छा नहीं होता, तो उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, हम देखते हैं फसल उत्पादन में कमी। समय पर वर्षा होने से खेतों में उत्पादन अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों फसल के लिए जो पानी है उसकी आवश्यकता जरूरी है। अगर फसल को समय समय पर बारिश का पानी मिल जाता है, उचित प्रकार से पानी मिल जाता है, तो फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। परंतु बच्चों कई बार क्या होता है, समय पर वर्षा नहीं होती, या अधिक वर्षा होने से या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होने से फसल खराब हो जाती है। तो फसल के खराब होने के कारण ये है बच्चों कि या तो वर्षा समय पर नहीं हुई, यानी जब फसल को पानी की आवश्यकता थी उस समय बारिश नहीं होती, और जब आवश्यकता नहीं होती है उस समय बारिश हो जाती है, तो फसल खराब हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है तो फसल खराब हो जाती है, और या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है तो भी फसल के खराब होने के संभावना रहती है। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक इमेज को, जिसमें हमें दिखाया गया है एक बड़ा सा खेत और इसमें उगी हुई फसल को। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पानी की अधिकता के कारण जो पौधे हैं या जो फसल है वो गल चुकी है, सड़ चुकी है। यानी बच्चों हमने यह समझ बनाई कि पौधे को उसकी आवश्यकता के अनुसार और समय पर पानी मिल जाना चाहिए। अगर यह स्थिति नहीं होती है तो फसल खराब हो जाती है। अब बच्चों फसल खराब हो चुकी है, और देखिए इससे क्या होगा कि इससे किसान की आमदनी पर भी अधिक असर पड़ता है। कई बार खड़ी फसलों में बीमारी लगने से भी फसल खराब हो जाती है। ऐसा नहीं कि पर्याप्त पानी हो और फिर भी फसल खराब हो जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है बच्चों, जरूर हो सकती है। और वो क्या कारण है कि कई बार जो खड़ी फसल है उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जिसके कारण भी उत्पादन प्रभावित होता है, फसल खराब हो जाती है। इस फसल के खराब होने से जो किसान की आमदनी है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव या असर पड़ता है। बच्चों किसान जितनी राशि खेती हेतु व्यय करता है उतना पैसा भी उसे कई बार नहीं मिल पाता। यानी कि बच्चों हमने देखा था कि खेती का कार्य आसान कार्य नहीं है, इसमें अनेक प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है, अनेक सारी सामग्री का उपयोग किया जाता है, कई सारे कीटनाशक, कई प्रकार की खादों का उपयोग किया गया है। यानी इन सब कार्यों में हम क्या समझ पा रहे हैं कितनी सारी राशि व्यय होती है। परंतु अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान को ये सारा पैसा भी वापस से नहीं मिल पाता। तो बच्चों हमने यहाँ जाना फसल के खराब होने के अलग अलग कारणों को। तो चलो इन पर आधारित एक आसान से प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। पता कीजिए और लिखिए में। देखो बच्चों, फसल को बीमारी से बचाने के लिए कौन कौन सी दवाइयों काम में ली जाती है। यानी यहाँ पर बच्चों हमें बताना है कि फसल में बीमारी लग चुकी है, अब हमें इस फसल को बचाना है, तो हम कौन कौन सी जो दवाएं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसी काफ़ी सारी दवाएं हम बाजार में देख सकते हैं, जैसे फास्फोरस व गंधक से बनी दवाइयाँ, गैमिस्क्लीन या फिर डीटीटी, ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम फसल को बचाने में काम में लेते हैं। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी किसान परिवार में कभी उत्पादन कम हुआ तो उसके कारणों का पता कीजिए। यानी बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि इस प्रश्न में हमें फसल के कम उत्पादित होने के कारणों को बताना है, यानी वो कौन कौन से कारण थे जिससे कि उत्पादन में कमी हुई। जैसा जब मैंने हमारे आसपास पता किया तो मुझे कई सारे कारण पता चले, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, सूखा पड़ना, अधिक वर्षा होना या फिर ओलावृष्टि होना, अत्यधिक सर्दी होना, इनसे फसल को नुकसान पहुंचा और उत्पादन
कम हुआ। उसी प्रकार जो फसल है उनको समय पर बोया नहीं गया था तो भी फसल का उत्पादन कम हुआ, और कई बार फसलों को जानवरों के द्वारा भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे भी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई। इसके साथ साथ देखो, जो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो भी फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया और फसल का जो उत्पादन था वो कम हुआ है। और साथ ही साथ मैंने पता किया कि धन की कमी के कारण अच्छे या उन्नत किस्म के बीज किसान नहीं खरीद पाया था, जिसके कारण भी उत्पादन कम हुआ। तो देखो बच्चों, मैंने पता किया कि कितने सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण उत्पादन कम हुआ। इन सबको मैंने पता किया और इस प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को समझाया है। तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक, यानी कि हम जानकारी प्राप्त करेंगे पशुपालन के बारे में कि पशुपालन होता क्या है। देखो बच्चों, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुपालन शुरू किया। यानी बच्चों, मनुष्य की जो खाद्य आपूर्ति है वो फसलों से पूरी हो रही थी, परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा कि मुझे पशुओं को पालना चाहिए, इनसे मुझे सवारी का आनंद मिलेगा, मेरा माल ढोने का जो वजन ढोने का कार्य है वो आसान होगा, खेती के कार्य में मुझे सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ पशुओं को पालने से मुझे भोजन संबंधी आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी मेरी। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन पशुओं को पालना शुरू कर दिया। इनके द्वारा देखो मनुष्य भोजन, सवारी, खेती बाड़ी में सुविधा लेने लगा। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब का उपयोग वो अपने कई सारे कार्यों में करने लगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितने सारे पशुओं को मनुष्य ने अपने घर पर पाला हुआ है। तो बच्चों, जब इन मनुष्य ने इन पशुओं को पाल लिया, फिर क्या हम कह सकते हैं कि इन पशुओं के लिए भी कोई आयोजन किया जाता होगा। कुछ ऐसे मेले त्योहार होते होंगे जहां पर पशुओं की खरीद फरोख्त का कार्य होता होगा, इन्हें बेचा खरीदा जाता होगा। तो देखो बच्चों, पशुओं की खरीद व बिक्री के लिए मेलों का आयोजन किया जाने लगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक पशु मेले की इमेज। इन पशु मेलों में बच्चों क्या होता है, इन पशुओं को बेचा और खरीदा जाता है। बच्चों, हमने यह तो जाना कि पशुओं के लिए पशु मेले का आयोजन किया गया जहां पर पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। क्या फसल से भी जुड़े हुए कोई ऐसे त्योहार, अवसर या उत्सव मनाए जाते होंगे? तो देखो बच्चों, फसलों के पकने पर त्योहार भी मनाए जाने लगे। यानी जैसे फसल पकती थी तो कई सारे उत्सवों का आयोजन किया जाने लगा। जैसे आज भी हम देखते हैं कि मेले और त्योहार बनाए जाते हैं कई सारे, जो इन फसलों से या फसलों के उत्पादन से, इनके पकने की खुशी में या पहली बार फसल बोई जाती है इन खुशी में मनाए जाते हैं। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का पशु मेला लगता है, वैसे ही फसल पकने पर केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ओणम चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल को पकने पर तथा सुहावनी ऋतु आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार देखो बच्चों, जो तमिलनाडु है वहां पर भी मकर संक्रांति पर पोंगल त्योहार को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस समय जो धान की फसल होती है वो कटना आरंभ होती है। तो देखा बच्चों आपने कैसे उत्सव और त्योहारों का आयोजन किया जाता है इन फसलों के उत्पादन से जुड़े होने पर। यानी फसल की जो पैदावार होती है उसके समय, फसल को उगाने के समय, कटाई के समय, धान को प्राप्त करते समय अनेक सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो बच्चों, जब हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्यों ना कुछ आसान से प्रश्नों को हल किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं, पता कीजिए और लिखिए। देखो बच्चों, वर्तमान समय में लोग भिन्न पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा आदि। नीचे दी गई तालिका कॉपी में बना करके इनके संबंधित जानकारी को भरिए। बच्चों, यहाँ पर इस तालिका में हमें पशुओं के नाम दिए गए हैं। ये कौन से पशु हैं? हमारे पालतू पशु। इनसे हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है और उसका लाभ और उपयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमारी ये सारणी हमें तैयार करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला जानवर है गाय। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, उस दूध से हम दही भी प्राप्त कर सकते हैं और गाय से हमें गोबर प्राप्त होता है। दूध दही का उपयोग हम खाने में करते हैं तथा गोबर का उपयोग हम खाद बनाने में करते हैं। ऐसे ही बच्चों, यहाँ पर भिन्न पशुओं के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे और इस तालिका को पूरा करेंगे। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा कीजिए और बताइए। देखो बच्चों, आपके आसपास कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है? यानी हमें इस प्रश्न में हमारे आसपास पाले जाने वाले पशुओं के नाम लिखने हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ना, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, ये सब वो जानवर हैं जिन्हें हम हमारे आसपास पालते हुए देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पशुओं को पालने का क्या कारण रहा होगा? यानी मनुष्य प्राचीन काल से पशुओं को पाल रहा है तो उसका क्या कारण था? तो हमने जाना था ना अध्याय के शुरू में
कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धीरे धीरे इन पशुओं को पालना उसने शुरू किया था। और वो कौन कौन सी कार्यविधि थी या कौन कौन से कार्य थे, वो पशुओं से मांस प्राप्त करना चाहता था, उनसे दूध प्राप्त करता था, खेती के लिए और यातायात के लिए वो इन्हें पालना शुरू कर देता है। तो हमने यहाँ पर जाना पशुपालन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई पशुपालन के बारे में। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण जो फसलों का उत्पादन है वो कम होता है या जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।